नमस्कार दोस्तों। स्टडी विथ राजेश मौर्य के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो मेरा लेक्चर रहेगा कृषि अभियंत्रण। तो हमारे जितने भी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं और अगर आप एग्रीकल्चर से संबंधित कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले लेक्चर में हमने आप सबको बता रहे थे यानी टिलेज या भूपरिष्करण के बारे में बताए थे। ये हमने आप सबको ये लेक्चर पहला जो फर्स्ट लेक्चर था इस चैप्टर का हमने आप सबको उपलब्ध करा दिया था। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने थे हमने आप सबको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस इससे जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते तो उसको भी हमने आप सबको उपलब्ध करा दिया था। जुताई, भूपरिष्करण तथा कृषि यंत्रों के आधारित गणना ये सब हमने आप सबको बता दिया था। पिछले लेक्चर में हमने आप सबको कंप्लीट करा दिया था यहाँ तक। ग्रीष्म ऋतु की जुताई समर सीजन प्लॉगिंग के लिए मिट्टी प्लट हलों का प्रयोग क्यों किया जाता है ये हमने आप सबको यहाँ तक उपलब्ध करा दिया था। तो आज उसी के आगे हम देखते हैं। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर हमारे बोर्ड पेपर में या कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया क्वेश्चन नंबर 7 जो बोर्ड पेपर में पूछा गया, बैक फरो या जिसे बोला था पृष्ठकूण का भूमि की समतल पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी बैक फरो जो होता है जिसे पृष्ठकोण बोला जाता है इसकी भूमि की समतलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब इसके बारे में पहले हम देख लेते हैं बैक फरो या पृष्ठकोण होता क्या है। मिट्टी प्लट हलों द्वारा जब मध्य से किनारों की यानी भीतर से बाहर की ओर या मध्य से किनारों की जो जुताई की जाती है उससे हम बोलते हैं बैक फरो या पृष्ठकोण। तो ये भी पूछा जाता है बैक फरो या पृष्ठकोण क्या होता है। तो भीतर से बाहर की ओर या मध्य से किनारों की ओर जो जुताई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैक फरो या पृष्ठकोण कहा जाता है। अब देखिए अगर डिफिनेशन पूछ लेगा बैक फरो या पृष्ठकोण क्या होता है तो भीतर से बाहर की ओर या मध्य से किनारे की ओर जो जुताई की जाती है उसे बैक फरो कहा जाता है। तो खेत के मध्य में दोनों कूड़ों की मिट्टी एक ही ओर पलटने से एक हल्की से मेड़ बन जाती है। यानी आप सब देखे होंगे कि खेत के मध्य में यानी दोनों तरफ से क्या होता है, खेत के मध्य में दोनों तरफ से मिट्टी एक ओर पलटने से एक हल्की सी मेड़ बन जाती है जिसे भी हम बैक फरो कहते हैं या पृष्ठकोण कहा जाता है। इससे खेत बीच में ऊंचा तथा किनारों या दोनों तरफ ढालू सा या नीचा हो जाता है जिससे खेत की समतल बिगड़ जाती है। यानी जो खेत समतल आता है वो बिगड़ जाता है और खेत असमतल हो जाता है। क्या होता है, असमतल हो जाता है। तो मतलब बैक फरो यही होता कि पृष्ठकोण भीतर से बाहर की ओर या किनारे या मध्य से बाहर की ओर जो जुताई करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बैक फरो या पृष्ठकोण। इसमें क्या होता है जब दोनों तरफ से जुताई करते हो तो मिट्टी दोनों तरफ से पलट जाती है तो एक मेड़ सा बन जाता है जिससे खेत क्या होता है, असमतल हो जाता है जिससे हम क्या कहते हैं मतलब इनका ये प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ से आप ऐसे बना के लिख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन आ जाता है द्वितीय भूपरिष्करण क्रियाओं का भूमि की जल संरक्षण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो सेकेंडरी टिलेज होता है उसकी क्रियाओं और वर्किंग या प्रोसेस पर उसकी जल संरक्षण क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब अगर हम जल को संरक्षित करते हैं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है सेकेंडरी टिलेज का। द्वितीय भूपरिष्करण हमने आप सबको प्राथमिक भूपरिष्करण बता दिया और सेकेंडरी टिलेज भी बता दिया है। तो जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो आप सभी लोग इसके पहले जो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन या वीडियो के प्ले लिस्ट में जाके आप सभी लोग देख सकते हैं या उस वीडियो का आप सबको लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध करा देंगे। अब देखिए द्वितीय भूपरिष्करण ये भी बोर्ड पेपर में पूछा गया है। प्लस अगर आप थ्योरी तैयार कर लेते हो तो आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आसानी से अच्छा कर सकते हो। तो द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत कल्टीवेटर चलाना, मतलब अब देखिए द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत क्या क्या आता है। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बन जाता है ऑब्जेक्टिव। द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत कल्टीवेटर चलाना, हैरो चलाना, निकाय गुड़ाई करना, हो चलाना, पाटा तथा बेलन चलाना और भूपपड़ी तोड़ना आदि ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, द्वितीय भूपरिष्करण। तो अगर पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत है या द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत नहीं है। तो द्वितीय भूपरिष्करण हमने बता दिया था बीज की बुआई के बाद और बीज की बुआई के बाद से कटाई तक की जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर। अब देखिए कल्टीवेटर चलाना, मतलब अगर निकाय गुड़ाई कल्टीवेटर द्वारा करें तो भी हैरो चलाना ये भी हो जाएगा। निकाय गुड़ाई करना, हो चलाना, पाटा बेलन पपड़ी तोड़ना आदि सब किसके अंतर्गत आती है, द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत, द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आती है। इन सभी क्रियाओं द्वारा भूमि से खरपतवारों को उन्मूलन मतलब नष्ट हो जाता है तथा नमी का संरक्षण होता है, यानी मॉइस्चर का संरक्षण होता है और साथ ही साथ भूमि महीन और भुरभुरी हो जाती है। क्या होता है, भूमि महीन और भुरभुरी हो जाती। तो इन सभी ये हमारे द्वितीय भूपरिष्करण के अंतर्गत आता है। इनका क्या प्रभाव पड़ता है जल संरक्षण पर।
अब इतना आप सभी लोग देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर अतः संक्षेप में कहा जा सकता है कि द्वितीय भू परिष्करण क्रियाओं द्वारा भूमि की जल संरक्षण क्षमता बढ़ाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि द्वितीय भू परिष्करण द्वारा अगर हम द्वितीय भू परिष्करण करते हैं तो वो भूमि की जल धारण या जल संरक्षण क्षमता को बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, इसके नीचे कुछ नमी कुछ सीमा तक सुरक्षित रह जाती है, इसके लिए खुरपी, फावड़ा, कल्टीवेटर, हैरो हो आदि से निकाई गुड़ाई की जाती है। तो ये द्वितीय भू परिष्करण आप सभी लोग देख सकते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब अगला आ जाता है, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, अंतः कृषि या जिसे बोला जाता है इंटर कल्चर के उद्देश्य लिखिए। अंतः कृषि, सबसे पहले हमें डिफिनीशन पता होना चाहिए कि इंटर कल्चर या अंतः कृषि होता क्या है। तो इसको आप सबको चलिए हम देखते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर भी अंतः कृषि का मृदा संरचना पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी महत्वपूर्ण है। और इंटर कल्चर क्या होता है, अब देखिए, खड़ी हुई फसल में किए गए भू परिष्करण संबंधी कार्य को इंटर कल्चर या अंतः कृषि कहा जाता है। मतलब जैसे अगर हम किसी फसल की बुआई करते हैं, वो फसल खड़ी है, उसमें हम जितने भी जो भी निकाई गुड़ाई सिंचाई ये जो भी क्रियाएँ करते हैं वो सब किसके हैं, इंटर कल्चर या अंतः कृषि के अंतर्गत आता है। क्यों, क्योंकि किसी फसल की रोपाई करती है, वो फसल खड़ी है, उसके बीच में जो निकाई गुड़ाई करते हैं उसे अंतः या इंटर कल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अंतः या इंटर कल्चर के लिए हैरो, कल्टीवेटर कई प्रकार के हो प्रयोग की जाती है। ठीक है, तो इंटर कल्चर के लिए हम किस किस यंत्रों का प्रयोग कर सकते हैं, तो हैरो, कल्टीवेटर और कई प्रकार के हो का प्रयोग किया जाता है। अंतः कृषि 4 प्रकार के उद्देश्य। अब देखिए, अंतः कृषि के अगर उद्देश्य पूछ लेता है तो इसके उद्देश्य 4 होते हैं। अब चारों उद्देश्य कौन कौन से होते हैं इसके बारे में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनना है, प्लस आप डिस्क्रिप्टिव भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अंतः कृषि के कार्य, पहला हो जाएगा खरपतवारों का उन्मूलन, इरेडिकेशन ऑफ वीड्स, मतलब खरपतवारों को उन्मूलन मतलब खरपतवारों को नष्ट करना। दूसरा हो जाएगा नमी का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर, मतलब नमी का संरक्षण। और तीसरा हो जाएगा वायु के आवागमन में सुधार, इम्प्रूवमेंट इन द एरिएशन, मतलब वायु की जो आवागमन होता है उसमें सुधार होता है। मतलब अगर निकाई गुड़ाई कर देते हैं किसी भी कल्टीवेटर हैरो के तो उसमें मृदा का वायु का संचार बढ़ जाता है। और चौथा हो जाएगा अर्थिंग ऑफ क्रॉप्स, यानी पौधों पर मिट्टी चढ़ाना। तो ये हमारा होता है इंटर कल्चर। तो पहले आप इंटर कल्चर क्या होता है, खड़ी हुई फसल में भू परिष्करण संबंधी क्रियाएं जो भी की जाती है इंटर कल्चर। अब इंटर कल्चर के लिए किस किस यंत्र, हैरो, कल्टीवेटर हो आदि का प्रयोग किया जाता है। इसके उद्देश्य कितने होते हैं, 4 उद्देश्य होते हैं। इरेडिकेशन ऑफ वीड्स हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ मॉइस्चर हो जाएगा, इंप्रूवमेंट इन द एरिएशन हो जाएगा, अर्थिंग ऑफ क्रॉप्स। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, इंटर कल्चर के अंतर्गत। ये सब उसके 4 उद्देश्य होते हैं। तो इसको आप ऑब्जेक्टिव में भी तैयार कर सकते हैं, प्लस आप बोर्ड पेपर में भी लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भू परिष्करण या टिलेज के उद्देश्य क्या होते हैं। भू परिष्करण या टिलेज, भू परिष्करण के उद्देश्य या भू परिष्करण के प्रमुख उद्देश्य लिखिए। अब अगर हम भू परिष्करण करते हैं या टिलेज करते हैं तो उसके उद्देश्य क्या होते हैं, चाहे प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। ठीक है, यहाँ पर केवल भू परिष्करण पूछ रहा है, ना प्राइमरी पूछ रहा है ना सेकेंडरी, केवल भू परिष्करण क्या होता है। अब देखिए पहला दिया, बीज की बुआई के लिए अनुकूल वापनीय खेत या बीज सैया तैयार करना। मतलब अगर हम किसी बीज की बुआई करते हैं तो उससे क्या हो, उसके लिए अनुकूल खेत हम तैयार करते हैं या बीज सैया तैयार करते हैं। तो ये सब किसके भू परिष्करण के अंतर्गत आता है। दूसरा, अगर हम भू परिष्करण करते हैं चाहे प्राइमरी करें या सेकेंडरी, दोनों इसके अंतर्गत आ जाएगा। खरपतवारों को नष्ट करना, तो इसमें क्या होता है, खरपतवार भी नष्ट हो जाएंगे। तीसरा, भूमि की भौतिक दशा में सुधार, यानी जो भूमि की भौतिक दशा होती है ऊंची नीची या जो भी है उसकी क्या होता है, सुधार हो जाता है। क्या होता है, सुधार। और 4, मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाना, यानी अगर हम भू परिष्करण करेंगे तो मिट्टी की जो जल धारण क्षमता होती है वो भी बढ़ जाएगा। उसके बाद मृदा जल को भूमि में सुरक्षित रखना, यानी जो मृदा जल होता है उसको क्या होता है, भूमि में कंजर्व मतलब सुरक्षित रखा जाता है। मृदा में वायु भली प्रकाश से आवागमन, मतलब अगर निकाय गुड़ाई करते तो उसमें सनलाइट पड़ेगा तो उसमें मतलब वायु का आवागमन या सूर्य का प्रकाश भी, हानिकारक कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं। ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, भू परिष्करण की ये सभी मतलब उद्देश्य होती है, इनसे लाभ हमें प्राप्त होता है। अब देखिए अगला आ जाता है द्वितीय भू परिष्करण या सेकेंडरी टिलेज से आप क्या समझते हैं। हमने आप सबको बता दिया कि जो भी मिट्टी पलट हलों द्वारा जुताई करने के बाद जो भी क्रियाएं आती है ये सब हमारा सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आता है। क्या इसके अंतर्गत, सेकेंडरी टिलेज के अंतर्गत आता है। अब इसके बाद जो भी लेक्चर हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे उसमें जो मेन पॉइंट रहेगा उसको भी आप सबको हम बता देंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि आप सबके जो बोर्ड पेपर
यानी फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर और सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर का एनिमल हस्बेंड्री, उसके भी वीडियो आप सबको उपलब्ध कराएंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, आप हमारे लोग इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप सबको ये लेक्चर कैसा लगा। और जो भी सेकेंड ईयर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी वीडियो आज हम उपलब्ध करा देंगे, और जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें उनके लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये लेक्चर है, क्योंकि यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।